सर ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है फिर से? क्योंकि थोड़े समय पहले ही किसान आंदोलन होके हटा था और उसमें 3 कृषि कानून जो सरकार ने लागू करने की घोषणा की थी, उसको सरकार ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे वापस ले लिया और किसानों ने इस आंदोलन को भी बंद कर दिया था ऑफिशियली, जिसमें 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई थी इस आंदोलन के दौरान, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है। पर फिर से ये किसान आंदोलन, हरियाणा में इंटरनेट बंद, ये क्या स्थिति है सर? और इस बार ना एक बात पे थोड़ा जोर दिया जा रहा है और वो बात है एमएसपी, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है सर? इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों चल रही है? और के साथ साथ क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस ग्राउंड लेवल पे वाकई एग्जीक्यूट किया जा सकता है क्या? तो इन सभी बातों को हम लोग इस पार्टिकुलर सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर ये वीडियो देखने के बाद में टॉपिक हो जाएगा कि एमएसपी क्या है, क्यों मांग रहे हैं और क्या वाकई ये लागू किया जा सकता है क्या। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कर देना। खैर, सबसे पहली बात मैं आपको समझा देता हूँ, ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है ना, वो पिछली बार का आंकड़ा क्या था, मतलब इससे पहले जो हुआ था ना उसमें क्या था। तो पिछली बार ये 378 दिन चला था, 378 डेज जो है ना ये प्रोटेस्ट टोटल आपका चला था पिछली बार। 17 सितंबर 2020 को किसानों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पे जो है ना ये आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन तकरीबन 378 दिन चला और 700 से ज़्यादा किसानों की जो है ना इसमें मौत हुई थी। मोदी जी ने फिर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे इस 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। फिर थोड़े समय बाद ही 11 दिसंबर 2021 को किसानों ने अपने पूरे आंदोलन को बंद करने का ऐलान कर दिया। ये तो हुई चलो पिछले बार की बात, जो 378 दिनों के बाद में फाइनली बंद हुआ। इस बार किसानों की प्रमुख मांगे क्या है, उसके बाद मैं इसका डिटेल डिस्कशन करता हूं कि इन मांगों की वजह या इस मांगों को पूरा किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सबसे पहली डिमांड है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून बने। एक तो इसी को ही डिस्कस करना है क्योंकि मेन मांग यही है और इसी पे ही सारी बात है। बाकी तो सारी हो भी जाए लेकिन बात, सारा मसला उसी का ही है। दूसरी बात है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग है, इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के अंदर फसलों की कीमत तय हो। किसान, खेत मजदूर जितने भी हैं उन सब का जो कोऑपरेटिव बैंक से या जो कर्जा है उनका, वो कर्जा माफ कर दिया जाए। भूमि अधिग्रहण नियम 2013 है, इसको फिर से दोबारा लाया जाए। लखमीपुर खीरी कांड के अंदर दोषी जो थे ना उनको सजा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगा दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 इसको रद्द कर दिया जाए। एक मनरेगा है, मनरेगा में 200 दिन साल के काम मिले और प्रतिदिन 700 रुपए की दिहाड़ी मिले। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 700 दिन की दिहाड़ी मिलना जरूरी है, ये एक मांग है। एक मांग है कि किसान आंदोलन में पिछली बार तो 700 परिवार उजड़े थे, उन सभी परिवारों की बात की जाए तो उन परिवारों में उन किसानों को बेसिकली उन मतलब जो बच गए परिवार वाले ले उनको सरकारी नौकरी मिले और उनको कुछ मुआवजा भी दे सरकार। के अलावा नकली बीज है, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है, इनको रोकने के लिए कोई बढ़िया सा कानून तैयार करे सरकार। हल्दी, मिर्च वगैरह मसाले हैं, इनके लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग, एक कमीशन डिसाइड किया जाए। संविधान की 5वीं अनुसूची जो है, 5th शेड्यूल है, उसको अच्छे से लागू करके जो आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही है उस लूट को बंद किया जाए। ये फिलहाल के लिए किसानों की एक मोटे तौर पे मांग है, लेकिन इस मांग में से ये मांग है बहुत बड़ी। बाकी मांगे क्या पता अलग एक एडिशनल लेवल की है, क्या पता हो भी जाए पूरी जल्दी, लेकिन इस मांग पे थोड़ा ज़्यादा ही बात है, मुखर है या नंबर 1 पे मांग है भी यही। पहले थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने धारा 144 है पूरे महीने के लिए दिल्ली के अंदर या उसके आसपास के क्षेत्र में लगा रखी है फिलहाल के लिए। और दिल्ली चलो मार्च है, ये फिलहाल के लिए चल रहा है यहाँ पे। पर बात क्यों है, ये हो क्यों रहा है? पहले तो आप समझते हैं एमएसपी की बात क्या हो रही है। किसान अपने खेत में जो भी फसल उगाता है उस फसल को वो बेचता है। किस पे बेचता है? वो बेचता है होलसेल प्राइस के ऊपर। होलसेल प्राइस का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं कि मैंने गेहूं उगाई तो मुझे मार्केट में जो भी रेट वो देंगे ना, मैं उसी रेट पे उसको बेच के आ जाऊंगा। यही तो होता है ना आपका? ऐसा, हाँ सर यही तो होता है आपका। जैसे मान लेते हैं कि मेरे को गेहूं के कोई 2000 रुपये क्विंटल में गेहूं खरीद रहा है, कोई 1400 रुपये में खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है 3000 में खरीद रहा है। जो भी रेट मुझे मार्केट में मिल रहा है, गेहूं है, चावल है, कपास है, जो भी फसल है, चावल को जिस हिसाब उसी हिसाब से मैं बेचाऊंगा, ठीक है सर। लेकिन जब मैं सामान खुद खरीदने जाऊंगा तो मुझे रिटेल प्राइस पे मिलेगा। जैसे भी मुझे टूथपेस्ट चाहिए, मुझे डीजल चाहिए, मुझे पेट्रोल चाहिए, मुझे पेस्टिसाइड चाहिए, मुझे बीज चाहिए, मुझे कुछ भी सामान चाहिए तो मुझे मिलेगा वो रिटेल प्राइस पे।
कहने का मतलब ये है कि जब मैं बेचने जाऊं तो मेरे सामान का कोई एमआरपी नहीं है, और जब मैं खरीदने जाऊं तो उस टाइम पे उसका एक एमआरपी लिखा हुआ है, और उससे उससे कम तो मेरे को मिलेगा ही नहीं। किसान कह रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरी चीज है, मेरी चीज का तुम अपने हिसाब से खरीद रहे हो, होलसेल पे खरीद रहे हो, जो भी मैं फसल बेचूं अपनी मर्जी से, मुझे जो कहा मैंने वो रेट दे दिया, बात खत्म। लेकिन तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो अपने हिसाब इसको फिक्स प्राइस पे बेच रहे हो, और जबकि प्राइमरी सोर्स तो मैं ही हूँ। मेरे जैसे मान लेते बिस्किट की बात ही कर लीजिएगा आप लोग, अब गेहूं है, गेहूं से तो बिस्किट बना ना, तो बना उगाया तो मैंने गेहूं, लेकिन तुमने उसको प्रोसेस करके और अपने हिसाब तुमने तुम्हारी चीज़ों के रेट तय किए, तो मेरी चीज़ के भी रेट तय करो। ये है एक्चुअल मांग। और ये जो मांग की जा रही है, इस मांग को अभी फिलहाल के लिए मांग करने की वजह है क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन पास में है। लोकसभा के इलेक्शन के पास में अगर ये मांग की जाए तो हो सकता है सरकार कहीं नरम पड़े और इलेक्शन के चलते हुए इस मांग को पूरा भी कर दिया जाए। फिलहाल के लिए तरोताज़ा बात है ये वाली। अब बात करते हैं कि इस पहलू पे इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, जितने भी अर्थशास्त्री हैं ये क्या कहते हैं। तो ज़्यादातर अर्थशास्त्री कहते हैं ये एमएसपी वाली चीज़ लागू हो ही नहीं सकती है, क्योंकि किसानों का आज के समय में ये खेती जो है ना, ये प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये सेकेंडरी सोर्स है। तो कहते हैं किसानों को आप प्राइस गारंटी ना दो, आप इनको इनकम गारंटी दे दो। मतलब प्राइस सपोर्ट कहने का मतलब है मिनिमम प्राइस सपोर्ट कर रहे हो आप, प्राइस सपोर्ट ना करो, इनकम सपोर्ट कर सकते हो आप। इनकम सपोर्ट का मतलब है जैसे कि इंडिया के अंदर एक स्कीम चलती है ऑलरेडी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, आपको पता होगा। इस स्कीम के तहत 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं, 2,000 रुपये की 3 किस्तों के आधार पे। ऐसे तेलंगाना में भी चलती है राइतु बंधु स्कीम, पर एकड़ के हिसाब से जो है ना ये स्कीम में कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है। तो अर्थशास्त्रियों को कहना है कि इसको ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा भारत है, बहुत सारे किसान हैं, तो इसके ऊपर लागू किया ही नहीं जा सकता। किस आधार पे इसको सेट किया जाएगा, ऐसा कोई प्लान तैयार होगा ही नहीं। इससे अच्छा आप इनकम सपोर्ट कर दो प्राइस सपोर्ट की वजह। अच्छा, प्राइस सपोर्ट भी तुम कर सकते हो, किन के लिए करोगे, तुम उनके लिए कर सकते हो जो कि एक्चुअली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में है, मतलब फसल विविधीकरण करते हैं। फसल विविधीकरण का मतलब जैसे कोई पंजाब और हरियाणा का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे चावल बहुत उगाते हैं, तो चावल ज़्यादा उगाते हैं, इस वजह से क्या ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, तो कोई चावल की बजाय अन्य फसल उगाए तो उनको उस टाइम पे आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा दो। जैसे हरियाणा में एक 6 मई 2020 को स्कीम स्टार्ट हुई थी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, और मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर मनिका शोकंद है। इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए। 7,000 रुपये पर एकड़ दिए जाते हैं उसमें। किस लिए मिलते हैं वो 7,000 रुपये पर एकड़, इसलिए मिलते हैं ताकि लोग चावल की बजाय अन्य खरीफ फसल भी, उस टाइम पे अरहर होता है, मूंग होता है, बाजरा होता है, गन्ना उगाओ, कपास उगाओ, ये फसलें उगाओ चावल को छोड़ के, ताकि पानी को बचाया जा सके। तो कहते हैं आप इस टाइम इस चीज़ के लिए तो प्राइस सपोर्ट कर सकते हो, ये चलेगा, लेकिन सीधे तौर पे जो है ना नहीं हो सकता है, क्योंकि फार्मर्स हु एग्रीकल्चर इज सेकेंडरी, और जो उनका जो है ना बेसिकली मतलब बाकी सोर्सेज पे भी वो डिपेंड है। तो इनको आप प्राइस सपोर्ट तो कैसे अज्यूम करोगे, कैसे इसका कंप्लीट जो है ना डेटा निकलेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, अब क्या है कि एमएसपी गारंटी कानून जो है ना किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके देखो तरीके हैं, बेसिकली 2 तरीके हैं बहुत सिंपल से। पहला तरीका सिंपल ये है, द फर्स्ट इज टू फोर्स बायर टू पे एमएसपी, मतलब जो खरीद रहा है ना उसको फोर्स किया जाए कि तू एमएसपी पे ही खरीद। जैसे क्या मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि मैं आड़तिया हो गया, मैं खरीदने वाला हो गया, मेरे पास कोई किसान आया, मेरे को सरकार ने कह दिया, मेरे पास में मान लेते हैं वो लेके आया है, गन्ना लेके आया है, और गन्ने के लिए मेरे को सरकार ने एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया कि भाई तुझे जो है ना 2,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीदना, इससे नीचे नहीं खरीदना। मुझे सरकार ने बाउंडेड कर दिया, इससे नीचे खरीदना ही नहीं है। तो ये है फोर्स करना। क्या सर ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकल नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि गन्ने के मामले में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सरकार इनको बाउंडेड कर देती है, पर ये जानबूझ के क्या करते हैं, मिल वाले किसानों को परेशान करते हैं ताकि किसान कहीं और बेच के आए। या तो गन्ना खरीद लेंगे तो कई कई दिन तक, 14 दिन, 15 दिन, 50 दिन, मतलब अपने हिसाब से पेंडिंग पेमेंट है वो रखेंगे। किसानों को क्या होता है, ऑन द स्पॉट पेमेंट चाहिए होती है, 1 या 2 दिन के अंदर पेमेंट चाहिए होती है भाई। तो अब वो पेमेंट हाथों हाथ नहीं करेंगे, या फिर क्या करेंगे, खरीदने के मामले में मैं महम शुगर मिल को मैंने कई बार आते जाते दिल्ली में दिल्ली आते जाते नोटिस किया है,
बहुत लंबी लंबी ट्रैक्टरों की लाइन लगी रहती है, किसान बेचारे गन्नों के ट्रैक्टर ट्राली भरे खड़े रहते हैं, बहुत लंबी लाइनें रहती है, उनको उस लेवल पे परेशान किया जाता है। अब कोई सोचता है यार चलो इतना परेशान होना, इतना तामझाम करना, इससे अच्छा चलो ठीक है बाहर 1,500 रुपये कम में बिक रहा है, कोई बात नहीं बेचो, परेशान होने से अच्छा है। या फिर वो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं मिल, कहते हैं मिल बंद होगी अब हम नहीं खरीदने वाले। तो ये मतलब सरकार फोर्स तो कर देगी क्या पता, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ही कम पॉसिबल है। गन्ने के ऊपर करके देख रखा है, पॉसिबल नहीं होता। हर साल थोड़े टाइम के लिए करते हैं, लेकिन उस टाइम पे सारे ही फिर आते हैं बेचने के लिए, और फिर वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता, ना ही इसे किसी को इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा समय हो पाता है इन चीज़ों के लिए। दूसरा एक तरीका निकल सकता है कि सरकार खुद ही खरीद ले भी, चलो ठीक है किसी प्राइवेट को फोर्स करे, इससे अच्छा है क्या वो अपनी मनमानी करेगा, किसानों को परेशान करेगा। सरकार खुद ही खरीद ले, सरकार ही कह दे कि ठीक है चलो मैं ही खरीद लेती हूँ, सरकारी एजेंसियां ही खरीद ले। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? तुमने देखा होगा हैफेड के अंदर गेहूं की बोरियां सड़ जाती है पड़ी पड़ी, इतनी सरकारी एजेंसियां ही नहीं है, खरीदेगी नहीं, मतलब इतना प्रॉपर आपको पता है प्रैक्टिकली सिस्टम है ही नहीं है, तो ये मार्केट कैपेबल वाला सिस्टम है नहीं। तो सरकार खरीद तो ले, पर सरकार के पास इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो इनको जाना तो किसी दूसरे मंडियों की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब आड़तियों के पास जाना ही पड़ेगा। दोनों तरीके फेल है। तीसरा क्या हो सकता है फिर? पर किसानों को तो फायदा चाहिए। अब प्रैक्टिकली एमएसपी तो आपने समझ लिया कि क्यों नहीं लागू हो सकता, लेकिन तो किसानों को तो बेनिफिट चाहिए, तो क्या इसका इलाज निकलेगा? इसका इलाज निकल सकता है पीडीपी, यानी कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट। इसका क्या मतलब है सर? जैसे मान के चलो आपकी कोई फसल है, उस पर जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, चावल का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है ना। चावल के लिए कोई एमएसपी रेट सेट कर देते हैं, चावल के लिए मान लेते हैं एमएसपी रेट सेट कर देते हैं 4,000 रुपये, ठीक है ना, 4,000 रुपये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 4,000 सेट कर दिया। अब किसानों को कहा कि तुम जहां बेचना चाहते हो बेच दो। मंडियों में तो उन्होंने, आड़तियों ने जिस हिसाब से खरीदा उस हिसाब से खरीदा। मान लेते हैं कि मंडी में आड़ती ने खरीद लिया उसको 3,000 रुपये पर क्विंटल के आधार पे, एग्जाम्पल से। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच में डिफरेंस है 1,000 रुपये का। सरकार कह रही है तुम टेंशन ना लो, 3,000 रुपये तुम्हें उसने दे दिए, 1,000 रुपये मैं दे दूंगा, मिल के तुम्हें तो टोटल कितने मिल रहे हैं? 4,000। तुम्हें क्या चिंता है? हाँ, किसान कहेगा मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो अल्टीमेट 4,000 रुपये चाहिए थे पर क्विंटल, भाई मेरी फसल के जो एमएसपी का रेट चाहिए था। वहां तो दिया नहीं जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा उसका पूरा हम समझ लिए। अब क्या है कि मुझे तो चलो आप इस तरीके से दो, कोई बात नहीं, जो प्राइस डिफरेंस है। पर इसमें एक दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि कोई कह देगा मैंने तो इसको 2,500 में बेच के आया हूं, कोई कह देगा मैं 2,000 में बेच के आया हूं, क्योंकि जितना कोशिश करेंगे ना लोग इससे कम बताने की, क्योंकि ये प्राइस डिफरेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। कोई कह देगा मैं तो 100 रुपये में बेच के आया हूं, और जितना, अब इसका मतलब क्या है सर, 100 रुपये में बेच के आया तो सरकार उसको क्या करेगी? 3,900 रुपये देगी? कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो सर ये कोई कहीं प्रैक्टिकली की करके देखा है क्या? हाँ, ये करके देखा है। मध्य प्रदेश के अंदर भावांतर भुगतान योजना के तहत इसको करके देखा है। ये भावांतर भुगतान योजना क्या है? भावांतर भुगतान योजना का मतलब ये है कि इसमें किया क्या, मध्य प्रदेश सरकार ने 2017-18 की स्कीम थी ये, अपने जितने भी राज्य की मंडियां हैं उन सभी मंडियों से एक प्राइस लिया, उनका एवरेज निकाला, और 2 और राज्यों की मंडियों के प्राइस को लिया और उनको भी एवरेज निकाला। ठीक है ना। मंडियां जितने भी है आपकी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी, जितनी भी मंडी होती है, उन सभी मंडी और के साथ 2 राज्यों की और मंडियों के प्राइस को एक एवरेज निकाल लिया। जैसे मान लेते हैं कि चावल का एमएसपी सेट किया सरकार ने 4,000, और मंडियों में ऑन एन एवरेज सबका प्राइस लेके ऑन एन एवरेज निकल के बन रहा था 3,500 रुपये, भी लगभग 3,500 रुपये में उनका चावल बिक रहा है। तो सरकार क्या करेगी? सरकार सबके खातों में किसानों को 500-500 रुपए दे देगी। अब आप कहोगे सर कोई किसान 3,200 में बेच रहा है, तो हो सकता है कोई 3,700 में भी बेच रहा होगा, कोई 3,000 में बेच रहा है। वो सरकार ने कंक्लूजन निकाल लिया, क्योंकि वो तो पता तो नहीं लगेगा ना किसी का, कोई कितने में कह देगा, कोई कितने में कह देगा, तो लड़ाई वाली बात होगी बच्चों वाली, फाइनल तो नहीं किया जा सकता। इसलिए एवरेज निकाल दिया, सेट कर दिया, डिफरेंस हम दे देंगे। कभी दिया भी था सर? हाँ दिया है। 2017-18 के अंदर 21 लाख किसानों ने एमपी के अंदर रजिस्टर करवाया। सरकार की तरफ से 1,952 करोड़ रुपए दिए गए अलग अलग फसलों पे। कई सारी फसलें थी, जैसे मूंग हो गए हैं, ग्राउंडनट हो गए हैं वगैरह, ये सोयाबीन, मेज, इन सब पे दिए गए थे। कोई और राज्य भी है सर इसमें? हाँ, दूसरा राज्य भी है। दूसरा राज्य है जी अपना राज्य हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के अंदर भी 31 दिसंबर 2017 को भावांतर भरपाई योजना को नोटिफाई किया गया, जो 1 जनवरी 2018 से एग्जीक्यूट होने लग गई। भावांतर भरपाई योजना BBY के नाम से।
ये स्कीम भी कुछ कुछ वैसी ही है, हालांकि हरियाणा कहता है मैंने इसमें बहुत सारी फसलों को ऐड ऑन कर रखा है, 18-19 फसलों को ऐड ऑन कर रखा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 2-3 फसलों पे ही काम आता है। ऑन पेपर तो बहुत सारी फसल दिखा रखी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बाजरा पे, मस्टर्ड पे और सूरजमुखी पे, इन्हीं पे ज़्यादातर ये काम आती है। हरियाणा बल्कि इसमें दो तरीके के काम करता है। एक तो ये डिफरेंस देने का भी काम करता है, कई कई बार डिफरेंस ना होकर सरकार को लगता है कि कहीं डिफरेंस ज़्यादा पड़ रहा है तो एक प्राइस सेट कर देता है, कहता है मैं इतने में सारी फसल मैं ही खरीद लूंगा। सरकार ही खुद ही कहती है, सरकारी एजेंसी बन के, और मैं ही सारी फसल खुद ही खरीद लूंगा। तो हरियाणा के अंदर ये बंद नहीं हुई है, एमपी में बंद हो गई, यहाँ पे चल रही है फिलहाल के लिए, काम कर रही है ये। हरियाणा के कुछ बैक ईयर्स के डेटा भी है जिसपे सनफ्लावर, मस्टर्ड और बाजरा पे अलग अलग जो है ना ये खरीदे गए आंकड़े भी हैं आपके पास में, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि हाँ क्या क्या आंकड़े हैं। ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकलता है कि क्या इसका इलाज हो? इलाज यही हो सकता है जो तीसरे वाला पीडीपी वाला इलाज हो सकता है, पहले दो तो इलाज हो नहीं सकते, फोर्स किसी को कर नहीं सकते आप, सरकारी एजेंसियां इतनी सारी हो नहीं सकती है, तो यही एक इलाज हो सकता है कि एक प्राइस कंक्लूजन निकाला जाए, पीडीपी वाला काम कर दिया जाए और उसको। अच्छा सर एमपी में बंद हो गया, फिर वो तो बंद क्यों हुआ? क्योंकि वो केवल स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, राज्य कब तक इतना पैसे का भुगतान करेगा, केंद्र को भी सहायता देनी पड़ेगी, तो इसमें 50% केंद्र सहायता दे दे, 50% राज्य सहायता दे दे, मिलकर 100% सहायता होगी, किसानों की भी अल्टीमेट मदद हो जाएगी और के साथ साथ जो है ना औरों की भी, मतलब जो ये मसले चल रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं, वो भी सारे के सारे बंद हो जाएंगे। यही इसका एक कंक्लूजन हो सकता है। ओवरऑल सर्वे करवाया जाए, प्राइस का एक कंक्लूजन निकाला जाए, एमएसपी सेट किया जाए, एमएसपी सेट करके जो डिफरेंस सेट किया जाए, किसानों को ओवरऑल उतना पैसा मिलता रहे, तो ताकि थोड़ा मसला है वो शांत हो। बाकी आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप बताइएगा क्या ओपिनियन है, ये लो क्या कहता है, ऑफिशियली डेटा क्या है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, और के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों मेरा टेलीग्राम हैंडल है स्टार IQ एजुकेशन, और स्टार IQ एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम है, दोनों को फॉलो जरूर कर देना आप लोग। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।